चलिए, तो आज सबसे पहली पेशकश हमारी फंड का फंडा, जहां पर बात होने वाली अंतर्राष्ट्रीय निवेश को लेकर। और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में आज हमारा फोकस है कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड पर। और हर्षा उपाध्याय, सीईओ इक्विटी कोटक एएमसी से मैंने खास बातचीत की, जहां पर न सिर्फ इस फंड की बारीकियों पर हमने चर्चा की है, बल्कि बाजार को लेकर आगे की दशा और दिशा पर भी हर्षा ने अपनी राय रखी। सुनाते हैं आपको ये पूरी चर्चा। हर्षा उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने और स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर हफ्ते के पहले दिन हम ये बेहद खास पेशकश लेके आते हैं, निवेशकों को, दर्शकों को बताते हैं, मिलाते हैं फंड मैनेजर्स से जो उनके पैसे संभाल रहे हैं और उनके सभी आर्थिक लक्ष्य जो हैं उन्हें पूरे करके दे रहे हैं। तो आज भी कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन हर्षा, क्योंकि आप जब भी शो पर आते हैं तो सीधा तो चर्चा फंड के बारे में हम कर नहीं सकते, बाजार की दशा और दिशा आपसे समझनी होती है, क्योंकि भले ही निवेशक और दर्शक लंबी अवधि का लक्ष्य लेकर बैठे हों, लेकिन बाजार की मौजूदा उतार चढ़ाव के बारे में उनको समझ तो होनी चाहिए। तो बाजार की मौजूदा दिशा और दशा आपको कैसे समझ में आ रही है? कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको लगता है कि बाजार संभला हुआ है? काफी रेंज बाउंड है। सितंबर सीरीज हमने अच्छे नोट पे शुरू होती हुई देखी, जीडीपी का डेटा आया, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग हमारा अच्छा आया, ऑटो सेल्स भी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन अब आने वाले कुछ महीनों में त्योहारी सीजन हर्षा शुरू होने वाला है, साथ ही हम स्टेट इलेक्शंस की भी शुरुआत होता हुआ देखेंगे। बाजार में कहीं डर है क्या? कैसे देख रहे हैं आप? कविता, देखिए, अगर आप बाजार को देखते हैं, कुछ महीने पहले काफी सारे मैक्रो कंसर्न्स थे, जैसे कि इन्फ्लेशन ट्रेंड क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स में क्या चेंजेस होंगे, और अगर आप अर्निंग्स भी देखते हैं वहां पे भी थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी का आशंका था। लेकिन अगर आप मार्च क्वार्टर या जून क्वार्टर या आगे जाके भी अगर एक दो क्वार्टर का आप एक्सपेक्टेशंस देखते हैं, तो हमें लगता है कि जो नेगेटिव्स थे इतने सारे, वो शायद इतने महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। एक तरफ से इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का ट्रेजेक्टरी मोरलेस स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहा है, बल्कि हो सकता है कि एक दो महीने इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा रहे, बट आज के दिन में तो लगता है कि एक तरह से स्टेबिलिटी आ चुका है। अगर आप अर्निंग्स सीजन देखेंगे तो बहुत ज्यादा अपग्रेड्स नहीं थे जरूर, लेकिन ये भी जरूर हुआ कि हेडलाइन जो एग्रीगेट नंबर्स थे वो मीट हुआ है, और इस साल का जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन हैं वो शायद जरूर मीट होना चाहिए। तो ओवरऑल एक तरफ से फंडामेंटल साइड में काफी कंफर्ट है, और दूसरे साइड से अगर आप इनफ्लोज की बात करते हैं तो फॉरेन इनफ्लोज और डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड में फ्लोज आ रहे हैं, सभी जगह पे काफी स्ट्रेंथ है और फ्लोज बरकरार है। तो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स काफी ठीक ठाक सिचुएशन में हैं। लेकिन एक दो रेड फ्लैग्स हैं जो मैं जरूर बताना चाहूंगा व्यूअर्स को। एक है कि मॉनसून जो है जुलाई महीने में काफी अच्छा रहा, लेकिन अगस्त खराब था, और वही ट्रेंड अभी सितंबर में भी दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ से डेफिशिएंसी जो है मॉनसून का इस साल का, वो करीब करीब 10-11% नॉर्मल से है। तो जब भी 6% से ज्यादा डेफिशिएंसी होता है, उस साल में इन्फ्लेशन पे थोड़ा बहुत टेम्पररी इम्पैक्ट होता है, और जरूर कंजम्पशन ट्रेंड में, स्पेशली फ्रॉम रूरल इकोनॉमी, एक तरफ से असर पड़ता है। तो हमें ये वॉच करना चाहिए। और क्रूड ऑयल जो है वो $70 प्रति बैरल से लेके $90 तक पहुंच गया है, तो वहां पे भी एक तरफ से एक रेड फ्लैग बन रहा है। तो ये दोनों चीज देखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि इन्फ्लेशन ट्रेंड और इंटरेस्ट रेट्स में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर जरूर ये मॉनसून और क्रूड ऑयल हमारे एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट चलते हैं, तो शायद वहां पे थोड़ा रिस्क आ सकता है। और दूसरा जो रिस्क है वो है वैल्यूएशन रिस्क। जैसे हमने मार्केट भी देखा है, इस क्वार्टर में करीब करीब 15 से 20% मार्केट ऊपर गया है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन का जो कंफर्ट रहा था पहले, वो भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चीज भी याद रखनी चाहिए। हर्षा, वैसे तो छोटी और नियर टर्म अवधि पर ज़्यादा बातचीत हमें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी जो अमूमन दर्शकों के और निवेशकों के जहन में सवाल है कि अगर इतनी बड़ी चिंताएं और चुनौतियां बाजार के लिए नहीं है, तो ऊपरी लेवल्स पर बाजार पार क्यों नहीं कर पा रहा? वहां से हमें बिकवाली क्यों आती हुई दिखाई दे रही है? जो आपने रेड फ्लैग्स गिनाए, क्या वही फैक्टर प्ले आउट हो रहा है? एक तो रेड फ्लैग्स है, और दूसरा है कि शॉर्ट टर्म में जैसे 15-20% का मूव हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा हो। और जैसे मैंने बताया, मिड कैप्स और स्मॉल कैप में स्पेशली
एक तरह से ज्यादा पैसा वहां पे निवेश हुआ है और वहां पे वैल्यूएशन भी थोड़े ज्यादा महंगे हैं, तो उस हिसाब से हो सकता है कि बीच बीच में वहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी दिखे मार्केट में। आज के दिन में इट इज मोर ऑफ कंसोलिडेशन, बट एक तरफ से थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करना प्रॉपर रहेगा। अभी फिलहाल आपके तमाम फंड्स के पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपने दाव लगा रखा है, वो सेक्टर्स जहां पर आने वाली तिमाहियों में आपको कहानियां उभरती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, हमारे ओवरवेट सेक्टर्स तो ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, सीमेंट, ये कुछ सेक्टर्स हैं, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मार्केट में आज के दिन में ऐसे कोई सेक्टर्स नहीं है जहां पे बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट है या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। एक तरफ से पूरा मार्केट के जैसा काफी सेक्टर्स में वैल्यूएशन इधर फेयर वैल्यू जोन में है या महंगे जोन में है, तो उस हिसाब से सेक्टोरल ट्रेंड से ज्यादा बॉटम अप बिजनेस एवेल्युएशन करना जरूरी है। और जहां जहां पे आपको थोड़ा बहुत डाउनसाइड वोलेटिलिटी दिखता है, अगर फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो वहां पे आपको ओवरवेट या एडिशनल एक्सपोजर लेना चाहिए। तो वही हमारा सलाह है। अब ऐसे पूरे बाजार में पोर्टफोलियो में आप डाइवर्सिफिकेशन के नियम को तो अगर अमल में लाते हैं, अक्रॉस मार्केट कैप्स कैसे अभी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में रनअप हम देख चुके हैं, तो इसमें और अब और कितनी गुंजाइश है, और क्या अगर यहाँ पर थोड़ा मुनाफा अगर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है तो समय आ गया है लार्ज कैप्स की और थोड़ा सा ये पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि हो सकता है लार्ज कैप में थोड़े से वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लेवल पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या रीडिंग है आपकी? देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अगर आप निवेश की अवधि लंबी है और 3 से 5 साल तक अगर आपका होराइजन है, तो जरूर आप कर सकते हैं। लेकिन वहां पे भी मैं बोलूंगा कि एक तरफ से एसआईपी या स्टैगर्ड अप्रोच से करना बेटर है। जैसे कि वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, तो जरूर वहां पे ज्यादा वोलेटिलिटी दिख सकता है। जैसे लार्ज कैप्स की बात करें, तो वहां पे शायद आपको थोड़ा ज्यादा कंफर्ट रहेगा वैल्यूएशंस पे, तो उस हिसाब से वहां पे थोड़ा बहुत लमसम भी चल सकता है और एसआईपी या स्टैगर्ड भी चलेगा। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म का आउटलुक रखते हैं, तो जरूर मिड एंड स्मॉल कैप से हट के आपको लार्ज कैप में देखना चाहिए। जैसे कोई भी इक्विटी में शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं आना चाहिए, बट जो भी रिलेटिव शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, उसके लिए लार्ज कैप्स बेटर हैं मिड और स्मॉल कैप से ज्यादा। चलिए थोड़ा सा रुख हम यूएस के बाजार की ओर करते हैं और कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड की भी बात करेंगे, लेकिन फंड की बारीकी में जाऊं, फिलहाल यूएस बाजारों में किस तरह से आप समीकरण जो बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ब्याज दरों का फैसला लेने में, बढ़ाने में या उनको स्थिर रखने में अभी अग्रसर होगा, क्या पढ़ रहे हैं आप? देखिए, वहां पे महंगाई ज्यादा है और ब्याज दर भी और थोड़ा बढ़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन जरूर वोलेटिलिटी जो हमें पहले दिखाई दिया था, वो शायद कम होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल इवन इन दैट मार्केट। जैसे नैस्डैक फंड का आपने बात किया, वो शायद सिर्फ यूएस मार्केट को देख के हमें एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए या उसका आउटलुक एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, एक तरफ से हाई ग्रोथ, इनोवेटिव और हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, और उस हिसाब से इनके ग्रोथ रेट्स भी अलग होंगे और इनके वैल्यूएशंस भी यूएस मार्केट से अलग होंगे, और इनके जो बिजनेसेस है वो सिर्फ यूएस मार्केट से नहीं आता है। ये इतने सारे कंपनीज हैं जो यूएस के अलावा पूरे विश्व में अपने कारोबार चलाते हैं, उस हिसाब से बहुत ही अलग एक एक्सपोजर रहेगा। और सिर्फ यूएस मार्केट या इंडियन मार्केट या इंडियन आईटी सेक्टर देख के उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। कोटक नैस्डैक फंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्लियरली नैस्डैक के तमाम कंपनियों में आपका जो है एक तरह से निवेश होगा, पर उससे पहले क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश है, जिसको लेकर हमें पता था कि रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लागू हो गई थी, फिलहाल क्या निवेश के लिए ये फंड खुला हुआ है, और अगर खुला हुआ है तो एसआईपी लमसम किस तरह से आप निवेश कर पाएंगे हर्षा? जी, अभी तो लिमिट ओपन है, तो उस हिसाब से निवेश कर सकते हैं, और इसके लिए एसआईपी या लमसम दोनों रूट्स खुले हुए हैं आज के दिन में। लेकिन जो विंडो है वो बहुत बड़ा विंडो नहीं है, बहुत ही छोटा सा एक लिमिट खुला हुआ है। जिस दिन वो लिमिट बंद हो जाएगा, फिर हमें फिर से वो बंद करना पड़ेगा, और अगर आगे जाके कभी रिडेम्पशन होता है या लिमिट्स बढ़ते हैं, फिर हमें सब्सक्रिप्शन लेने की इजाजत मिलेगी। तो उस हिसाब से जो विंडो है वो उतना ही अभी यूज कर सकते हैं।
हम्म। तो जब रिडिप्शन होते हैं, जब विंडो आती है निवेश करने की, तो आप अपने निवेशकों को इसकी सूचना देते हैं, किस तरह से पता चले? क्योंकि अब अगर किसी की एसआईपी रुकी हुई है, मान लीजिए, अब तो खैर ये शो देखने के बाद पता चल जाएगा उनको कि निवेश बरकरार रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किस तरह से आप संपर्क करते हैं? उनको बाकायदा जानकारी पहुंच जाती है? और जो नए निवेशक बनना चाहते हैं वो? देखिए, हम जब जब लिमिट बंद होता है या खुलता है तो हम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स और हमारे वेबसाइट में भी इसकी सूचना देते हैं। ओके। तो इन्वेस्टर्स को एक तरफ से वो पता तो चल जाता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और नास्डैक के बारे में मुझे समझाइए, क्योंकि थोड़ा बारीकी में जाना होगा इस फंड को लेकर। किस तरह का ये इंडेक्स है, किस तरह की कंपनियां यहाँ पर मिलती हैं, और विदेशी बाजारों में हम बात कर रहे हैं क्योंकि निवेश करने की, तो उसमें भी कोई नास्डैक को क्यों चुने? ये 3 सवाल मेरे ख्याल से मैंने एक साथ पूछ लिए हैं। देखिए, नैस्डैक क्यों? इसका आंसर तो ये रहेगा कि अगर आप ग्लोबली देखेंगे, टेक्नोलॉजी जो है वो पीछे तो नहीं जा रहा है, आगे ही जा रहा है। तो उस हिसाब से हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, जो कारोबार पूरे विश्व में करते हैं, वो एक तरफ से साइक्लिकलिटी प्रूफ बोल सकते हैं। तो वहाँ पे इंसुलेटेड फ्रॉम साइक्लिकलिटी होते हैं ये सब बिजनेसेस, और थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, लेकिन अगर आप लंबे अवधि के लिए देखते हैं तो ये बिजनेसेस जरूर ग्रो होते जाते हैं। वो एक विषय है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडियन आईटी सेक्टर देखेंगे, अगर आपको एक्सपोजर लेना है, या तो आप डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू ले सकते हैं या तो सेक्टर फंड के थ्रू ले सकते हैं, लेकिन आपको मोस्टली आईटी सर्विसेज कंपनीज के एक्सपोजर मिलेंगे। लेकिन अगर आप नैस्डैक में इन्वेस्ट करेंगे तो आईटी सर्विसेज, आईटी प्रोडक्ट्स, हाई टेक्नोलॉजी, फिनटेक, इंटरनेट कंपनीज, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो सब सेगमेंट्स है सबके मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगा कि उनके बिजनेसेस सिर्फ यूएस मार्केट से या कुछ रीजन से इतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे कि ये सारे कंपनीज पूरे विश्व में काम करते हैं, तो हो सकता है कि एक मार्केट में उनके बिजनेसेस खराब हुए हैं लेकिन दूसरी जगह पे अच्छे चल रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको पूरे विश्व के जो टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ हो रहा है उसका एक तरफ से एक्सपोजर मिलता है, तो वो एक अलग चीज रहेगा इस फंड में। और तीसरी बात है कि किसी को अगर खरीदना है तो वहाँ के कंपनीज को रिसर्च करके एक दो कंपनीज को लेना बहुत मुश्किल है, स्पेशली रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सा एक्सपोजर है। बिल्कुल एक कम टिकट साइज में, मतलब इवन 5,000 रुपीज के टिकट साइज में भी आप यूएस नैस्डैक का एक्सपोजर ले सकते हैं, और हर कंपनी आपको उसी हिसाब से पैसिवली जो प्रोपोर्शनल रहेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। तो आपको ना यूएस डॉलर खरीदने की जरूरत है, ना फॉरेन एक्सचेंज की सोचने का जरूरत है। आपको रुपये में इन्वेस्ट करना है, और जब भी आप रिडीम करेंगे तभी भी आपको रुपये में ही वापस मिलेगा, लेकिन जरूर आपका एक्सपोजर यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज पे रहेगा। अब क्योंकि ये एक फंड ऑफ फंड है, तो मुझे आप ये बताएं, ये पैसिव तरीका हो जाएगा निवेश करने का, टैक्स ट्रीटमेंट इसका निवेशकों पर क्या पड़ेगा? इसका टैक्स ट्रीटमेंट एक डेट फंड के जैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक इक्विटी में कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उस हिसाब से इसको डेट टैक्सेशन के अंदर गिना जाएगा। अब ये बताइए अभी हमें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोजर की तो बात हो गई, नैस्डैक आपने समझा दिया किस तरह की कंपनियों में निवेशित रहता है और कितनी अलग हैं ये कंपनियां अगर हम भारत की कंपनियों के मुकाबले इसको देखना चाहें। लेकिन क्या किसी भी तरह से, क्योंकि हम भले ही भारतीय आईटी कंपनियों को अलग समझते हों, लेकिन क्योंकि एक ही सेक्टर है, किसी भी तरह से ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस बनता है? मान लीजिए आपके पास खुद का भी एक भारतीय आईटी सेक्टर फंड है, कुछ आपका एक्सपोजर लार्ज कैप मल्टी कैप्स के जरिए हो, और फिर आपने एक नैस्डैक का भी फंड ले लिया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर तो नहीं हो जाएगा आईटी स्पेस का, या इस तरह की स्पेस का जो मिलती जुलती हो? देखिए, हमारा मानना ये है कि कोई भी थीमेटिक फंड हो उसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में। तो उस हिसाब से शायद मैक्सिमम ऑफ 10%, यानी कि 10% से कम रखना चाहिए थीमेटिक फंड्स में। और अगर आप नैस्डैक में लेते हैं और अगर आपका एक्सपोजर इंडियन आईटी सेक्टर में है या इंडियन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में है जहां पे भी आईटी सेक्टर होता है, तो इतना ओवरलैप नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, तो बिजनेसेस बहुत ही डिफरेंट हैं दोनों चीजों में, और दोनों के वैल्यूएशन अलग है, दोनों के जियोग्राफीज अलग है, और आउटलुक भी बहुत अलग है। तो उस हिसाब से एक तरफ से डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ही आपको मिलेगा, एक तरफ का
कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर तो नहीं बोल सकते। चलिए, अब ऐसे में एक थंब रूल के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी को अगर एक्सपोजर रखना हो, मान लीजिए इसी फंड के जरिए रखना हो, तो लगभग 5 से 10% होना चाहिए पूरे पोर्टफोलियो का, कितना जाता है? देखिए, वो तो हर एक इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट और डाइवर्सिफिकेशन नीड्स, उस हिसाब से फाइनेंशियल एक्सपर्ट शायद हर एक के लिए एक अलग प्लान बना सकते हैं। बट अगर आप थंब रूल देखें तो 5 से 10% का जो एक्सपोजर है, वो शायद ठीक रहेगा। अच्छा, यूएस के बाजारों में, इकोनॉमी में इतने उथल-पुथल के बावजूद भी नास्डैक ने निराश नहीं किया है परफॉर्मेंस को लेकर, है ना? यहाँ पर हमने देखा है कि तमाम तरह की चिंताएं जो है एक तरह से दरकिनार हुई हैं। बीच में एक समय आया था जहाँ पर थोड़ी सी चिंताएं उत्पन्न हुई थी नास्डैक को लेकर, लेकिन क्या क्योंकि यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस कंपनियां हैं और जो कि आपने शुरुआत में हमें बात समझाई, उसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ मुनाफा बन रहा है और यूएस की तमाम चिंताएं और दिक्कतों को दरकिनार करते हुए ये इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है? एक तरफ से वो बोल सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ यूएस मार्केट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इतने सारे हाँ। जो नैस्डैक के कंपनीज है वो बिल्कुल दूसरे बाजारों पे भी कारोबार करते हैं और जी। उसके इकोनॉमी पे भी एक तरफ से डिपेंडेंट है। और दूसरी बात ये है कि वैल्यूएशन कहाँ पे है और ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस कहाँ पे है। जरूर ये जो सेगमेंट था नैस्डैक टेक्नोलॉजी सेगमेंट, ये 2021 के करीब करीब एंड के एंड से लेके 2022 में काफी खराब प्रदर्शन दिया था। वहां पे रिटर्न्स जो थे वो काफी निराशाजनक थे। लेकिन वहां से अगर आप देखते हैं तो यूएस मार्केट्स में भी एक तरह से स्टेबिलिटी आई है और इस सेक्टर में तो ज्यादा ही पॉजिटिवनेस है। तो उस हिसाब से पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न देखते हैं, उसको देख के जरूर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको देखते हैं तो वो रिटर्न्स यूएस मार्केट से भी बेहतर है और इंडियन मार्केट से भी बेहतर है। तो लेकिन हर बार यही होगा वो तो नहीं बोल सकते। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न कुछ भी हो सकता है एक शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। और राइट हर्षा, मेरे ख्याल से चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इतने विस्तार से, न सिर्फ फंड के बारे में बल्कि बाजार की बारीकियों को भी समझाया आज हमारे दर्शकों को।